का नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी लेकर के आए हैं, और इसका असर आपकी जेब पर किस तरीके से पड़ेगा, हमारी जेब पर किस तरीके से पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर जी। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें। उससे पहले जरा देख लेते हैं आज किन महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। ऑन द शो पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि त्यौहार आने के साथ आटा महंगा। जी हाँ, अभी से महंगाई शुरू हो गई है आटे की, और आगे क्या और बढ़ सकती है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में करेंगे बातचीट। क्या बढ़ पाएंगी प्राइवेट नौकरियाँ? निजी क्षेत्र की नौकरियों को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अब क्या कुछ नई अपडेट है, विस्तार पूर्वक करेंगे बातचीत। एशियन में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश होगी कामयाब या नहीं, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। रिलायंस का पावर प्लांट खरीदेगी अदानी। क्या वाकई में रिलायंस पावर प्लांट खरीदेगी अदानी, और क्या कुछ डिटेल आई है यहाँ पर, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। क्या एफडी पर ब्याज की दर और बढ़ाएंगे बैंक, क्योंकि लगातार जमा को लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं, और क्या कुछ विकल्प जो है दिखाए जा रहे हैं, इनमें क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं, इस पर भी विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। डॉलर में नरमी के बावजूद क्यों टूट रहा है क्रूड पर बातचीत होगी डिटेल में कि आखिर में कच्चे तेल की इस नरमी में के कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं गेहूं की सरकारी खरीद में कमी की वजह से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जिस वजह से बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। उपभोक्ता विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में अब तक गेहूं का आटा करीब 10% तक महंगा हो गया है। इस दौरान गेहूं का रिटेल भाव भी करीब 8% महंगा हुआ है। केंद्रीय पूल में गेहूं के स्टॉक की बात करें तो अगस्त की शुरुआत में कुल स्टॉक 268 लाख टन दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल इस दौरान 280 लाख टन हुआ करता था। तो शुभम जी, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या ईमान के चलें कि अभी आटे की महंगाई और परेशान करेगी? जी देखिए, 2-3 संकेत आप यहाँ से पकड़ने की कोशिश कीजिए। आरबीआई का वो बयान जिसमें आरबीआई ने कहा था कि ब्याज दरें घटाने के लिए खाने की थाली केंद्र में रहेगी। अब देखिए कि शायद ये संकेत या आशंका आरबीआई को पहले से थी कि आने वाले दिनों में फूड की इन्फ्लेशन सर उठा सकती है, बढ़ सकती है। वही हुआ कि आटे की कीमत करीब 10% बढ़ गई है। पिछले आप देखिए तो 100 रुपये की कीमत बढ़ गई है, 10% आटा करीब महंगा हो गया है। 19 अगस्त को जो भाव है वो 28 रुपये प्रति किलो है, जो 1 अगस्त को 26 रुपये प्रति किलो हुआ करता था। अब ये समझने की बात है कि अगस्त में अगर ये आटा अब तक महंगा इतना हो गया है, और आगे तो पूरा त्योहारी सीजन है, अभी तो त्योहारी सीजन की बस शुरुआत है, अभी तो फीता कटा है, अभी तो दिवाली है, अभी तो आगे बड़े त्योहार हैं। उस समय अगर कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा तब क्या इनकी कीमतों में और तेजी आ सकती है? जी बिल्कुल, ये तेजी आ सकती है। अगर पीछे के आप आंकड़ों की बात करें तो आटे का जो मॉडल भाव था 1 अगस्त को वो क्या था, आटे का भाव 32 रुपये, और जो बढ़कर 19 तारीख को 35 रुपये आ गया है। यहाँ भी 3 रुपये का इजाफा है। 2 रुपये का गेहूं की कीमत में इजाफा था, आटे की कीमत में ये इजाफा 3 रुपये का है। केंद्रीय पूल में स्टॉक की क्या स्थिति है? 268 लाख टन स्टॉक इस समय है, जो पिछले साल इस समय 280 लाख टन था। सरकार ने कोशिश की थी गेहूं को खरीदा जाए। गेहूं खरीदने का जो लक्ष्य रखा गया वो 320 लाख टन रखा गया, लेकिन सरकार खरीद पाई 266 लाख टन। अब आप एक एक करके आंकड़े को समझिए। गेहूं स्टॉक में कम है, जो खरीदारी का लक्ष्य था वो कम है, और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, त्योहारी सीजन सामने खड़ा है। ये सारा संकेत, ये सारा समीकरण अगर आप एक तरह डॉट कनेक्ट करें तो ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में अगर डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आटे की कीमत में और तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अभी आपके लिए जो है राहत मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब आटे की महंगाई आपको इस त्योहारी सीजन परेशान कर सकती है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इस साल प्राइवेट कैपेक्स में जोरदार बढ़ोतरी होगी। आरबीआई के बुलेटिन के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राइवेट कैपेक्स 54% बढ़कर के 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ये सिर्फ 1.59 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान केंद्र सरकार के उपक्रमों यानी कि सीपीएससीज के कैपेक्स में 16% की गिरावट देखने को मिली है। अब प्राइवेट कैपेक्स अगर 3 गुना बढ़ेगा तो ये मान के चलेंगे क्या नौकरियों के इजाफे भी इसी आधार पर होंगे? खुश होने की जल्दबाजी ना करें, मुझे ऐसा लगता है ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। देखिए,
कैपेक्स बढ़ सकता है, इसके संकेत आरबीआई ने कहां से पकड़े? पेपर को अगर आप पढ़ें तो आरबीआई ने संकेत पकड़े कि जो 3 रास्ते हैं पैसा आने के, तीनों ही रास्ते से पैसा ज़्यादा आया है। बैंकों ने ज़्यादा फाइनेंस किया है, आईपीओ के जरिए कंपनियों ने पैसा उठाया है, और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो है, जो विदेश से कर्ज उठाया गया, ये भी कंपनियों ने उठाया है। बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी है, लोग नया कर्ज उठा रहे हैं, कंपनियां नया कर्ज उठा रही हैं, और यही पूरे जो अच्छी संभावना बन रही है, इसके जो पीछे का पूरा पृष्ठभूमि है वो यहीं से तैयार होती है। लेकिन इसमें एक कैविएट ये है, मांग की क्या स्थिति है। देखिए, नई फैक्ट्रियां, नए सड़कें, पुल ये सब बन सकते हैं, बिल्कुल आपकी सही बात है, नई बिजली के प्लांट लग सकते हैं, उसके लिए कर्ज उठाया गया है। लेकिन अगर आगे डिमांड नहीं हुई तो क्या ये कैपेक्स इसी रफ्तार से बढ़ पाएगा, ये समझने की जरूरत है। प्राइवेट कंपनियां, सरकार का कैपेक्स मजबूरी हो सकती है, सरकार को अगर अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना है, मांग नहीं भी होगी तब भी सरकार चीजें बेहतर करने के लिए जबरदस्ती कैपेक्स बढ़ा सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों की जहां तक बात है, तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक वो कैपेक्स नहीं बढ़ाएंगे। ये जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट के आंकड़े हैं जो सड़कों के लिए है, जो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी हिस्सेदारी है इस पूरे कैपेक्स में। तो ये समझना होगा कि ये कैपेक्स डिमांड जब हमको आने वाले दिनों में अच्छी दिखेगी तभी ये कैपेक्स रफ्तार पकड़ पाएगा। अन्यथा आपको ध्यान होगा, मनी सेंटर में हम कई बार आपको बता चुके हैं कि कई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, शुरू होते हैं और अटक जाते हैं, देरी से चलते हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यह भी होती है कि मांग का सहारा उनको नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप कैपेक्स के नंबर से जल्दबाजी में ये सोच रहे हैं कि नौकरियां मिल जाएंगी, अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी, इतना आसान ये नहीं है। वित्त मंत्री भी स्पष्ट कह चुकी हैं कि जो कुछ दिया जा सकता था कंपनियों को, दिया जा चुका है। अब कंपनियों को आगे बढ़कर कैपेक्स करना होगा। ये स्थिति ऐसी होगी जैसे पहले मुर्गी आई अंडा, पहले डिमांड के लिए चाहिए लोगों के पास पैसे हों और पैसे के लिए चाहिए रोजगार। रोजगार तब होंगे जब कंपनियां विस्तार करेंगी और विस्तार तभी होगा जब मांग होगी। तो ये पूरी साइकिल जो है अभी देखते हैं कहाँ तक ये सुलझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में आसियान देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते के रिव्यू में भारत की तरफ से ज़्यादा टैक्स की छूट की मांग की जा सकती है ताकि भारत की तरफ से आसियान देशों को एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से केमिकल, मेटल्स, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी की मांग में कटौती की मांग की जा सकती है। आसियान देशों के साथ भारत के एफटीए का रिव्यू चल रहा है क्योंकि भारत का तर्क है कि इस समझौते की वजह से भारतीय व्यापार को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। क्या भारत ड्यूटी घटाने का दबाव बना पाएगा? बिल्कुल, देखिए, कोशिश तो पूरी करेगा, भारत की पूरी कोशिश होगी। जो चीज़ें आपने कही हैं, ये पूरा मुद्दा होगा कि जिसमें किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट को सहारा देने के लिए दबाव बनाया जाए, और करना भी यही चाहिए। लेकिन कितनी बात मानी जाएगी? देखिए, ये जो बैठक होगी, ये जो अगले मंडे को बैठक होगी, या जो ये खींचतान होगी, ये किस रोशनी में होगी, विपुल जी, ये समझना जरूरी है। पहला, ग्लोबल डिमांड का क्या असर है, ये देखना होगा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं चीन जैसे देशों की, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सुस्ती आ रही है, क्रूड की कीमतें इसलिए गिर रही हैं क्योंकि डिमांड कम हो रही है। ऐसे समय में जब ओवरऑल निर्यात में ये स्थिति है, तो क्या कोई देश इस बात पर तैयार होगा कि भारत अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा निर्यात करने के लिए उसको ड्यूटी घटा दी जाए? ये समझने की बात है। हाँ, माहौल अच्छा होता, डिमांड खूब होती तो शायद आसियान देश इसको सोच सकते थे, समझ सकते थे। लेकिन ये जिस रोशनी में बैठक होने जा रही है, ये जिस समय बैठक होने जा रही है, बैठक का समय बहुत नाजुक है। ऐसे में भारत को कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन हाँ, भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहेगी कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, मेटल हो गए, केमिकल हो गए, प्लास्टिक, रबड़, मशीनरी, इन प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटाई जाए जिससे कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। एक और मुद्दा जो मुझे लगता है इस पूरी बैठक में चर्चा में रहेगा, जिस पे गौर करना होगा, वो मुद्दा होगा रूल ऑफ ओरिजिन में कुछ छूट की मांग भारत कर सकता है। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका निर्यात भारत से या किसी ऐसे देश से हो रहा हो जिसको ड्यूटी की छूट में फायदा मिले, तो उसमें कम से कम 35% वैल्यू एड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वियतनाम से या बांग्लादेश से कपड़ा भारत लाए और भारत से सीधे एक्सपोर्ट कर दिया और उस पर आपने बेनिफिट ले लिया। उनका कहना है कि अगर आप कपड़ा लाए हैं तो उसकी टी शर्ट बनाइए, उसमें 35% वैल्यू एडिशन कीजिए, तब आप एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं ये छूट पाने के। इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी में। वहां ये बात कई बार उठ चुकी है कि यहाँ 35% वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ड्यूटी कट तो है ही है एक मुद्दा जिस पर भारत चाहेगा आगे बढ़कर पूरा प्रयास करेगा। सफलता कितनी मिलेगी ये हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो वैल्यू एडिशन वाला मुद्दा है ये भी इस बैठक में काफी प्रमुखता से उठता दिखाई गया। इस बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ADA-VPL ने NCLT में याचिका दाखिल करके मांग की है कि रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने वाले हिंदुजा ग्रुप को रिलायंस ब्रांड के इस्तेमाल से अब रोका जाए।
याचिका में तर्क दिया गया है कि रिलायंस ब्रांड पर अनिल अंबानी तथा मुकेश अंबानी के ग्रुप का बराबर का अधिकार है। ऐसे में किसी तीसरी कंपनी को इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। फरवरी में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी IIHL की तरफ से रिलायंस कैपिटल के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते समय NCLT ने कहा था कि IIHL को 3 साल के लिए रिलायंस ब्रांड के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सर, अनिल अंबानी समूह ऐसा कर क्यों रहा है, क्या क्यों रहा है? देखिए, एक बड़ा समझने की बात यहाँ पर यह है कि रिलायंस कैपिटल किस बिजनेस में है। रिलायंस कैपिटल है आपके लोन देने के बिजनेस में, रिलायंस कैपिटल है आपके इंश्योरेंस के बिजनेस में, रिलायंस कैपिटल थी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। ठीक है, जियो फाइनेंशियल किसकी तैयारी कर रहा है? इसी क्षेत्र की, इन्हीं सारे बिजनेसेस की। जियो के पीछे क्या नाम जुड़ा है? रिलायंस जुड़ा है। तो ये मांग आना निश्चित तौर पर है। और अनिल अंबानी ने अपनी बात में जो कहा है वो यही कहा है कि भाई रिलायंस केवल हमारे उसकी एसेट नहीं थी, रिलायंस कैपिटल की ये एक नाम था जो पूरे फैमिली जो ग्रुप यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ कर रहा था, मेरे भाई भी यूज़ कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी अगर बाजार में आएगी और उसका प्रोडक्ट भी रिलायंस के नाम से बिकेगा और ये प्रोडक्ट भी रिलायंस के नाम से बिक रहे होंगे तो सिंपल सी बात है इसमें दिक्कत होना लाजमी है, यही बात कही। लेकिन अब समझना ये होगा कि कोर्ट इस पर NCLT इस पर क्या निर्णय देता है, क्योंकि जब ये 9,641 करोड़ रुपए में रेजोल्यूशन पास किया गया था और ये कहा गया था कि इस बिजनेस में आप 3 साल तक रिलायंस का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कोर्ट अब अपना फैसला बदलेगा? अब अगर अनिल अंबानी ये कहें कि नहीं उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया और ये अलग बात है और अब मैं अपील करता हूं और अब आप इसको हटाइए, ये समझने की बात है। और क्या हिंदुजा ग्रुप इस पर तैयार होगा? क्या हिंदुजा ग्रुप ये नहीं कहेगा कि मैंने तो 9,641 करोड़ में ये हिस्सा तो केवल ब्रांड के नाम पर दिया था, मैं इसी ब्रांड के लिए ये हिस्सा देने आ रहा था। तो ये जो पूरी कोशिश है, दरअसल ये जियो फाइनेंस जो बिजनेस लेकर आएगी कल को वहां कहीं कोई दिक्कत ना हो, शायद ये प्रयास इसके लिए किया जा रहा है। इस बीच रिलायंस पावर के नागपुर स्थित 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को अदानी पावर खरीद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर के बातचीत चल रही है और 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पर यह डील 2400 से 3000 करोड़ रुपए में हो सकती है। रिलायंस पावर फिलहाल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डील हो पाएगी? जी देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी GSW सज्जन जिंदल की जो कंपनी है उसने ऐसा एक प्रयास किया था, लेकिन वो इसको नहीं खरीद पाई थी। बाद में उन्होंने कहा था वैल्यूएशन का इशू है, इसलिए हम इससे पीछे हटते हैं। देखना ये होगा कि नई कंपनी फिर आगे बढ़ी है, लेकिन क्या वो इस डील पर आगे बढ़ पाती है? जो बात कही जा रही है, जितने रुपए का ये समझौता बताया जा रहा है, क्या इतने रुपए के समझौते में 2400 से 3000 करोड़ रुपए में ये समझौता हो सकता है? ऐसी बात कही जा रही है। 600 मेगावाट का है ये बुटीबोली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है जिसकी बात हो रही है। तो क्या यहाँ तो वैल्यूएशन के सवाल नहीं आएंगे? अदानी पूरी तरीके से इस समय दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि हम ये डील खरीद लें। कोशिश बात किससे चल रही है? बात उस एसेट रिकंसिलेशन कंपनी से चल रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से चल रही है जिसने इसको रिजोल्यूशन प्लान में खरीदा है, जिन्होंने इनका कर्ज खरीदा है, उनसे बातचीत चल रही है। अगर ये खरीदा जाएगा नहीं खरीदा जाएगा, इस पर पूरी बात इस पर आएगी कि ये वैल्यूएशन क्या होती है। अगर GSW जिस वजह से पीछे हटी, क्या अदानी उससे कुछ बेहतर वैल्यूएशन देंगे? अगर हाँ, तो ये मामला आगे बढ़ता दिख सकता है। इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों या फिर दूसरे मार्केट स्टेक होल्डर से वसूली जाने वाली 76,293 करोड़ रुपए की रकम को ऐसी श्रेणी में डाला है जिसे डिफिकल्ट टू रिकवर यानी DTR कहा जाता है। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 807 मामलों में 76,293 करोड़ रुपए की रकम डिफिकल्ट टू रिकवर श्रेणी में आती है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 73,287 करोड़ रुपए था। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि इस खबर को के मायने क्या है, इस खबर को समझा कैसे जाए? काफी सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि यार सेबी को रिकवरी किस चीज की करनी होती है। तो देखिए, सेबी 3 तरीके से रिकवरी करता है। जो ये रिकवरी का पैसा ये 3 तरीके से आता है। पहला, अगर सेबी ने किसी पर कोई फाइन लगाया, कोई पेनल्टी लगाई और वो पैसा सेबी को मिलना था, वो नहीं मिला। दूसरा, अगर आपने सेबी से कोई सर्टिफिकेशन लिया है या इस तरीके की कोई फीस जो आपको ड्यू समय पर जमा करनी होती है सेबी में, वो आपने जमा नहीं की। और तीसरा कि अगर सेबी ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि आपको इस स्कीम में निवेशकों के पैसे वापस करने हैं और उसमें वो पैसा वापस सेबी की जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट ने कहा सेबी आप सहारा से पैसा लेकर इन्वेस्टर को पैसा दिलाइए, सेबी ने कहा हमने अकाउंट खोला, लेकिन उसके बाद वो पैसा नहीं आया। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें, सहारा जिसका मैंने नाम लिया, सबसे बड़ा जो हिस्सा है
है वो वही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का है जिसमें सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम आता है। 63,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 61% जो अमाउंट है वो केवल इसी स्कीम का है। 61% अमाउंट इसी स्कीम का है। इसके अलावा जो मामले हैं वो कहां पेंडिंग, अच्छा ये रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनमें से कुछ मामले कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो सेबी रिकवरी कहां से करता है, इन 3 जगहों से। रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि मामले कोर्ट में पेंडिंग है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से कहा है कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएं। सोमवार को सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बैंकों को कहा कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करें। वित्त मंत्री ने बैंकों को एमएसएमईज के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि क्या एफडी पर ब्याज की दर को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे बैंक? देखिए ये कुआं खाई वाली स्थिति। हाँ, इस सवाल को मतलब आपको कई तरह से समझना होगा। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि डिपॉजिट बढ़ाइए, बिल्कुल उनकी बात जायज़ है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट है यानी कि कर्ज देने की रफ्तार है वो जमा की रफ्तार से ज़्यादा है। तो जब आपके पास जमा होगी नहीं तो आप कर्ज देंगे कहाँ से। यहाँ का आंकड़ा आप देखें तो 2022 में, अगर वित्त वर्ष 2022 में 61 लाख करोड़ रुपए का क्वांटम था डिपॉजिट ग्रोथ का, तो जो अब 59 लाख करोड़ का रह गया है। तो डिपॉजिट का क्वांटम आपका लगातार घट रहा है। क्रेडिट की डिमांड लगातार बनी हुई है। अगर आपके पास पैसा कम होगा तो सिंपल सी बात है, अगर आप 2023-2024 में देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो 24 लाख करोड़ से 2023 में और 27 लाख करोड़ से 2024 में कम रह गई। यानी कि इतना डिपॉजिट कम आया। 100 रुपए का अगर डिपॉजिट गया है, डिपॉजिट आया तो 127 रुपए का क्रेडिट बटा है, और 24 लाख करोड़ का, करीब 24.3 लाख करोड़ का डिपॉजिट कम आया है 2023 में। ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल की है। अब विपुल जी समझिए कि ये प्रॉब्लम 2 ही साल से या 3 ही साल से क्यों है। इस 2-3 साल में आप शेयर बाजार का मूवमेंट देखिए, बाजार लगातार तेज है। दूसरी बात आप ये समझिए, आईपीओ इस समय खूब आए, म्यूचुअल फंड इसमें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। क्या कोई इन्वेस्टर ऐसा होगा जिसको अगर बाजार में अच्छे विकल्प मिल रहे होंगे तो क्या वो डिपॉजिट में पैसा डालेगा? पहली बात। दूसरी बात समझनी क्या जरूरी है, बैंकों में जितना भी डिपॉजिट है इसमें आधे से ज्यादा डिपॉजिट जो है वो सीनियर सिटीजन्स का है। उसके बाद जो टर्म डिपॉजिट है वो यंग जनरेशन का है। अब वित्त मंत्री अगर ये कह रही हैं कि आप ड्राइव चलाइए और लोगों को आकर्षित कीजिए, तो वित्त मंत्री दरअसल उन लोगों को कह रही हैं जो यंग हैं कि यंग लोग पैसा डालें। अब यंग लोगों के सामने अगर सपोज कीजिए कि किसी एक 25, 26, 30, 35 साल के व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप, वो तो अभी रिस्क ले सकता है कि आप पैसा एफडी में डाल दीजिए, और दूसरी तरफ कहा जाए कि आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में या शेयर बाजार में पैसा लगाइए, रिटर्न आपके सामने है, आप ही बताइए आप किसे चुनेंगे। सिंपल सी बात है कि अन्य विकल्प जो हैं आप उनको चुनेंगे। हाँ, सीनियर सिटीजन्स को आप ये कह सकते हैं कि आपको रिस्क लेने की स्थिति में आप नहीं है, आपकी उम्र ऑलरेडी 65 है, 70 है, 68 है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बैंक में डिपॉजिट रखिए। तो अभी भी टर्म इंश्योरेंस में, टर्म डिपॉजिट में जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो सीनियर सिटीजन्स का ही है। इसीलिए वित्त मंत्री ने कहा है कि आप ड्राइव चलाइए रूरल और सेमी रूरल में, जहां आप पहुंचिए और लोगों को बताइए, समझाइए और यंग पॉपुलेशन को लेकर आइए। अब समय कितना खराब है ये आप समझिए। यही वो समय है पूरे साल में जब सबसे ज्यादा लोग खर्चा करते हैं। बाइक खरीदनी हो, घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने हो, वाइट गुड्स खरीदने हो, यही दिवाली पे सबसे ज्यादा ऑफर आते हैं। अब आप सोचिए ये कितना अजीब सा समय है। एक तरफ हम 2 दिन पहले खबर बता रहे हैं कि कार कंपनियां जबरदस्त डिस्काउंट दे रही हैं, दूसरी 2 दिन बाद हम खबर बता रहे हैं कि वित्त मंत्री बैंकों से कह रही हैं कि डिपॉजिट आकर्षित कीजिए। अभी आपने मुझसे ये कहा कि सर 54% कैपेक्स बढ़ सकता है। जब आपकी देश की सरकार ये कह रही है कि आप अपने बैंकों में पैसा रखिए, डिपॉजिट रखिए, खर्च मत कीजिए, अगर खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड जाएगी, तो फिर वो कैपेक्स चलेगा कैसे? तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है विपुल, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप बैंकों में पैसा उस समय रखवा रहे हैं जब त्योहार हैं, आप बैंकों में पैसा उनका रखवा रहे हैं जिनके पास अन्य विकल्प हैं, और तीसरी बात आप कितना रेट बढ़ा देंगे। जैसा आपने रेट की बात की, आप कितना रेट बढ़ा देंगे। आप जैसे ही एफडी का रेट बढ़ाएंगे फिर क्या होगा सुकन्या समृद्धि स्कीम का, क्या होगा पीपीएफ पर ब्याज दर का, क्या होगा आपके कर्जों की दर का। अगर आप 9%, 8% एफडी पर ब्याज देने लगे तो आप होम लोन और कार लोन किस भाव देंगे, और जिन लोगों ने पहले से ले रखा है उनके ऊपर कितनी मार पड़ेगी, आप ये सोचिए। तो ये ड्राइव चलाई जाए और ये चलाई जाए, ये ठीक है, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि आप डिपॉजिट के लिए ड्राइव चलाइए,
ठीक है, थोड़ा बहुत डिपॉजिट आ भी सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि इससे कि कोई बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगी, या ये जो गैप है 20 लाख 25 लाख करोड़ का, इसमें कोई बहुत निर्णायक कमी हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये राह उतनी आसान नहीं है जितना लग रहा है। तो बैंकों के लिए अभी राह जो है थोड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। लेकिन इन सब के बीच में विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके अब $77 प्रति बैरल तक आ गया है, जो कि करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल के दूसरे बड़े कंज्यूमर चीन में आर्थिक सुस्ती की वजह से कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से भाव पर दबाव है। अमेरिकी डॉलर में नरमी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी डॉलर करीब 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे भी क्या कच्चे तेल की कीमतें ऐसी जो है बनी रहेंगी। लेकिन सवाल एक ये भी है कि डॉलर की कमी के बावजूद आखिर में कच्चे तेल में लगातार सुस्ती बन क्यों रही है। देखिए, कच्चे तेल में सुस्ती का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है चीन से जो डिमांड की कमी का एक संकेत मिला है। वो चीन दुनिया की फैक्ट्री है, चीन क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर चीन में ही डिमांड कम होने लगेगी या वहां पर प्रीमियम घटने लगेंगे तो सिंपल सी बात है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आना लाजमी है। यही वजह है कि हम चीन से ये मान के चल रहे हैं कि 2 हफ्ते के निचले स्तर पर जो कीमतें हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और इसी कारण वो जो है आज हमने देखा कि जितनी भी OMCs कंपनियां हैं उसमें जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और सिटी ने तो BPCL पर लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, और उनका मानना ये है कि अगली 2 तिमाही तक कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, और यही वजह है कि ये 2 से लेकर के 3% तक की तेज़ी IOC, BPCL, HPCL में देखने को मिली। चलिए अब जो है कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। जुलाई में रिकॉर्ड 54 लाख नए इक्विटी म्यूचुअल फंड अकाउंट खुले हैं। जुलाई में नए जुड़े फोलियो की संख्या पिछले 2 वर्षों के मासिक औसत 18 लाख से करीब 3 गुना ज़्यादा है। नए फोलियो की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण नए सेक्टोरल फंड्स का लॉन्च होना है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होता हुआ दिखाई दिया है। इंडसइंड बैंक को म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। ये एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी होगी। केंद्रीय बैंक ने इंडसइंड बैंक को एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरी में इक्विटी कैपिटल डालने की भी मंजूरी दी है। इस खबर के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 3% तक का उछाल देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच एंटफिन सिंगापुर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो में ब्लॉक डील के जरिए अपनी 1.54% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए फ्लोर प्राइस 251.68 रुपये प्रति शेयर तय किया जा सकता है। जोमेटो में एंटफिन सिंगापुर की 4.24% हिस्सेदारी है। इससे पहले इसी साल 6 मार्च को एंटफिन सिंगापुर ने जोमेटो के 17.64 करोड़ शेयर जो है वो बेचे थे, और इसके चलते जो है हम आज के दिन में अगर देखें तो जोमेटो में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही थी। मॉर्गन स्टैनले माना फूड्स से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। मॉर्गन स्टैनले माना फूड्स में अपनी पूरी या फिर कुछ हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। माना फूड्स अपने कारोबार के विकास और मुनाफा बढ़ाने को लेकर के संघर्ष कर रही है। मॉर्गन स्टैनले ने करीब 6 साल पहले माना की पेरेंट कंपनी सदर्न हेल्थ फूड में 152 करोड़ रुपए का निवेश किया था। तो शुभम जी, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें झटपट में, और किसी पर आपकी टिप्पणी कुछ विशेष? हाँ, ये जो आपने फोलियो का नंबर बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है कि ये जो नए 54 लाख का फोलियो जुड़े हैं, इसमें 2 चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। इन फोलियो के पीछे की जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि इस समय जो NFO आए हैं 2, एक ईडलवाइज का, एक ICICI का, वहाँ था, और दूसरा सेक्टोरियल इंडेक्स में लगातार तेज़ी से इन्फ्लो आ रहा है। आधे से ज़्यादा इन्फ्लो ये जो इन फोलियोज़ में आया वो सेक्टोरल फंड से आया। लेकिन एक चिंता कह लीजिए, या जो कह लीजिए समझने की बात यह है कि ये फोलियो जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यूनिक इन्वेस्टर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है। यूनिक इन्वेस्टर का मतलब यह है कि मैं आज तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता था, आज से मैंने शुरू किया, तो मैं तो एक नया यूनिक यूजर बढ़ा। मेरी 10 पहले से सिप चल रही है, मैंने 2 और शुरू कर दी, तो 2 फोलियो तो बढ़ गए। तो उतने ही यूजर्स का और ज्यादा फोलियो बढ़ना अच्छा संकेत है, बिल्कुल बात है, लेकिन ये मीनार लंबी तो हो रही है, चौड़ी नहीं हो रही है। लोग बहुत नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, AUM लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए शुभम जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब इसी बात के साथ हमारे खास कार्यक्रम मनी सेंट्रल को समेटने का वक्त हो गया, लेकिन आप कहीं मत जाइए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, और आप तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझको फिलहाल इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।